बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और याद रखिएगा कि बंगाल में BIC, आखिर क्यों अंग्रेजों ने बंगाल को ही अपना कंपनी लगाने के लिए जगह चुना? तो बंगाल उस समय का सबसे धनी प्रांत था, और धनिक प्रांत होने के कारण, क्या धनी प्रांत होने के कारण अंग्रेजों ने उसे चुना। बंगाल के साथ बांग्लादेश वर्तमान का, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल एक तरह से काफी समृद्ध था। क्लियर? और याद रखिए कि 1717 में, तब 1717 ईस्वी मुर्शिद कुली खान का, देखिएगा मुर्शिद कुली खान शासक बनता है बंगाल का, और इसका जो शासन काल माना जाता है 1717 से 1727 माना जाता है। क्लियर? तो 1727 इसका शासन काल माना जाता है। याद रखिएगा औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को, किसको? मुर्शिद कुली खान को दक्षिण बिहार या ये कहे दक्कन, क्या दक्कन का सूबेदार 1717 में नियुक्त किया। कब? दक्कन का सूबेदार 1717 में नियुक्त किया। और याद रखिए आप कि 1580 में BIC, देखिएगा कि बंगाल और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खान 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है। और बंगाल कहें या फिर आप ये कहें कि बिहार का दक्षिणी भाग दक्कन का सूबेदार नियुक्त होता है। और याद रखिएगा कि 1580 में मुगल शासन काल में 1580 में टोडरमल व्यवस्था, क्या टोडरमल व्यवस्था 1580 में लागू हुई थी। और इस टोडरमल व्यवस्था को, टोडरमल व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को मुर्शिद कुली खान ने दक्कन के क्षेत्र में लागू कर दिया। और यही कारण है कि मुर्शिद कुली खान को दक्षिण का या ये कहें कि दक्कन का टोडरमल, क्या दक्कन का टोडरमल के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है कि मुर्शिद कुली खान दक्कन क्षेत्र में क्या करता है कि टोडरमल व्यवस्था को लागू कर देता है। जिस टोडरमल व्यवस्था की शुरुआत हुई थी कब? 1580 में मुगल प्रशासन ने टोडरमल व्यवस्था आया था। और इससे होता क्या था कि किसानों के हितैषी कार्य किए जाते थे। इसके किसानों के हित में कार्य होते थे। 1701 ईस्वी का समय होता है। और याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खान बिहार का दीवान बनाया जाता है। क्या? बिहार का दीवान बनाया जाता है। और साथ ही साथ 1704 में उड़ीसा का दीवान बनता है। 1714 में इसे बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। और याद रखिएगा कि 1714 में जब बिहार का सूबेदार बनता है तो 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को संपूर्ण बंगाल का, याद रखिएगा, सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। क्या? सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। कब? 1717 में। यानी इसे जो आगे बढ़ने की जो एक परिपाटी थी, आगे इतना बढ़ाया गया कि संपूर्ण बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया 1717 ईस्वी में। क्लियर? इसके पश्चात याद रखिएगा कि 3 मार्च, कब? 3 मार्च 1707 ईस्वी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 3 मार्च 1707 ईस्वी के में होता क्या है, एक बहुत बड़ी घटना घटती है। और घटना क्या घटती है कि मुहिउद्दीन मोहम्मद या औरंगजेब या आलमगीर, याद रखिएगा, मुहिउद्दीन मोहम्मद या औरंगजेब या आलमगीर, 3 नाम से विख्यात मुगल शासन व्यवस्था का ये कह सकते हैं कि औरंगजेब का जो शासन काल था, बिल्कुल इनके शासन काल में जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक का जो शासन काल था, ये शासन काल मुगलों के पतन का काल कहा जाता है। और बाद के जो जितने भी शासक हुए वो तो छोड़ ही दीजिए। यदि हम फर्रुखसर की चर्चा करते हैं या हम आपको मोहम्मद शाह रंगीला की चर्चा करते हैं, रंगीला तो छोड़ ही दीजिए, कितना बड़ा रंगीला था। आएगा रंगीला भी आएगा इसमें, मुर्शिद कुली खान के शासन काल में ही आएगा रंगीला। क्लियर? उसको इतना खुश कर देगा कि पूछिए नहीं।
क्या देखिएगा कि ये इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात ये जो मुर्शिद कुली खान होता है, कौन? मुर्शिद कुली खान। ये मुर्शिद कुली खान स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करता है। क्या? स्वतंत्र शासक घोषित करता है और मुर्शिदाबाद को, याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है? क्या? 1717 में मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अब होता क्या है कि जब मुर्शिदाबाद को राजधानी बना देता है तो 1717 में फर्रुखसियर होता है और फर्रुखसियर मुगल प्रशासन का, मुगल शासक का शासक होता है। मुगल बादशाहों में से एक होता है फर्रुखसियर। और याद रखिएगा कि फर्रुखसियर जब आता है तो फर्रुखसियर मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र घोषित करने के बाद करता क्या है कि फर्रुखसियर को जो नजराना देने की बात थी, एक तरह से नजराना उसे कहते हैं या पेशकश, नजराना या पेशकश। तो नजराना की जो बात थी, नजराना देना बंद नहीं किया बादशाह को, नजराना देते रहा। मतलब एक राशि जो तय थी, ये कहे ये जो उपहार देने की बात थी वह नजराना देना बंद नहीं किया। भले ही स्वतंत्र घोषित किया लेकिन नजराना देते रहा। इसके बाद देखिएगा कि नजराना या पेशकश होता क्या है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नजराना या पेशकश क्या होता है? नजराना या पेशकश वो होता है जो अधीनस्थ राजा या सूबेदार या मनसबदार, जो मनसबदार होते हैं, मनसबदार बादशाह को नगद या ये कह सकते हैं कि उपहार के रूप में, नगद या उपहार के रूप में ये भुगतान करते हैं, ये पेशकश करते हैं, या ये कहे कि वो उपहार सौंपते हैं किसको? बादशाह। इसे नजराना या पेशकश कहा जाता है। इसके पश्चात मुर्शिद कुली खान ने भूमि के में जो अनेक जो त्रुटियां थी, ये सभी त्रुटियों को मुर्शिद कुली खान ने संभालने का, ठीक करने का प्रयास किया। यहां तक कि जो जागीर व्यवस्था थी, क्या? जागीर व्यवस्था, इस जागीर व्यवस्था को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। और याद रखिएगा कि जागीर व्यवस्था को समाप्त करने के पश्चात मुर्शिद कुली खान करता क्या है कि जो जागीर भूमि थी, इस जागीर भूमि को खालसा भूमि बदल दिया। खालसा भूमि सरकारी भूमि हुआ करती थी। क्या? खालसा भूमि सरकारी भूमि हुआ करती थी। और इस खालसा भूमि पर, या ये कहे ये जागीर वाली जो भूमि थी, ये जागीर भूमि पर पैतृक अधिकार नहीं होता था, अर्थात ये भूमि पैतृक नहीं होती थी। क्लियर? उस पर पैतृक अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट, अब क्या था कि ये जो जागीर व्यवस्था थी, इस जागीर व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, जो जागीर दिया जाता था किसको, तो जागीर देने की बात आती थी तो याद रखिएगा कि वेतन के बदले जागीर दिया जाता था। किसके बदले? वेतन के बदले जागीर दिया जाता था। और ये जागीर मनसबदारों को या बड़े, ये कह सकते हैं कि बड़े लोगों को दिया जाता था जागीर। जिस जागीर व्यवस्था को ही इन्होंने क्या किया कि समाप्त करके उस भूमि को खालसा भूमि में, अर्थात सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दिया और सरकारी भूमि हो गया। क्लियर? इन्होंने, मतलब मुर्शिद कुली खान ने किसानों को तकाबे ऋण, याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान ने किसानों को तकाबे ऋण दिए। अकाल की स्थिति में, जब अकाल पड़ते थे तो अकाल की स्थिति में होता क्या था कि उन्होंने किसानों की ऋण या राजस्व माफ भी किए। अर्थात ये कहा जा सकता है कि किसानों के हितैषी कार्य किए। जो पहले जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, मतलब जो राजा महाराजा की स्थिति थी, वो भोग विलास में लगे हुए थे, ये सारे के सारे विलासिता में डूब चुके थे। जो मुर्शिद कुली खान अपने शासनकाल में इसे ठीक करने का प्रयास किया। मुगल उत्तरोत्तर चल रहा है, याद रखिएगा, या मुगल उत्तरोत्तर चल रहा है और नजराना देता रहा। क्या? नजराना देता रहा। और इसी क्रम में 1715 से 1717 का काल होता है। फर्रुखसियर बीमार पड़ता है, गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है और इस फर्रुखसियर का इलाज करता है डॉक्टर हैमिल्टन। और इस इलाज से प्रसन्न होता है कौन? फर्रुखसियर। और प्रसन्न होकर करता क्या है
कि संपूर्ण बंगाल के क्षेत्र पर, याद रखिएगा कि संपूर्ण बंगाल के क्षेत्र पर फर्रुखसियन एक आदेश देता है मुक्त व्यापार करने का। किसको? अंग्रेजों को। किसको? अंग्रेजों को, कि अंग्रेज बंगाल के क्षेत्र पर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, वार्षिक रूप में 2 से 3 हजार रुपया देंगे। बस मजे की बात हो गई ना, मजे की बात हो गई। अब क्या होता है कि वार्षिक थोड़ी सी राशि लेकर के और मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और याद रखिए अंग्रेज बड़ी तेज थे, बनिया थे, एक तरह से कह सकते हैं, बिजनेसमैन थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि अब उन्होंने अपने आड़ में, अपने व्यापार के आड़ में अन्य व्यापारियों का भी माल सप्लाई करने लगे। कैसे? मान लो कि 50% टैक्स लगता था, जो चुंगी लगता था, एक तरह से कर लगता था, इस चुंगी को वह अपने माल में दबाकर, मतलब उस टैक्स के आधे हिस्सा ले लिए और उस माल को अपने नाम पर लिखवाकर सप्लाई करवा देते थे। एक तरह से बंगाल का आर्थिक शोषण, जो बंगाल सबसे समृद्ध था, वो बंगाल आखिर पिछड़ कैसे गया, सोचिए जरा। जो बंगाल का क्षेत्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र था, ये सबसे समृद्ध था, तो आखिर पिछड़ कैसे गया, सोचिए जरा। तो अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से बंगाल का शोषण किया। और याद रखिएगा जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध की चर्चा करेंगे। प्लासी और बक्सर, तो याद रखिएगा कि प्लासी 1757, बक्सर 1764, और बक्सर का युद्ध तो समझिए कि अंग्रेजों की दिशा और दशा ही बदल डाली। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की बिल्कुल बिल्कुल ठप्पा से लगा दिया। क्लियर? यह होता क्या है कि 1727 में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है, और मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन शासक बनता है। जब शुजाउद्दीन शासक बनता है तो याद रखिएगा कि 1727 से 1739 ईस्वी तक शुजाउद्दीन का शासन होता है, जो मुर्शीद कुली खान का दामाद होता है। 1732 में शुजाउद्दीन अलीवर्दी खान को बिहार का दीवान नियुक्त करता है, और बिहार के दीवान नियुक्त करने का पश्चात होता क्या है, दीवान का कार्य क्या होता था, तो दीवान का कार्य राजस्व एवं वित्त वसूलने की जो जिम्मा होती थी वो दीवान के जिम्मे होती थी। दीवान राजस्व और वित्त को वसूलता था। याद रखिएगा कि ये राजस्व इकट्ठा करता था। दूसरी चीज 1732 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला होता है, और यही मोहम्मद शाह रंगीला जो जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करता है। क्या करता है? समाप्त करता है। जजिया कर को समाप्त कौन किया? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला बादशाह था, पूछिए नहीं, और रंगीला था। इतने रंगीला की देश से रंगीला रंगीला। हाँ भैया, स्पेशल कर देंगे आगे। अब होता क्या है कि 1733 ईस्वी का समय होता है। 1733 में क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने एक फरमान जारी किया। और फरमान जारी क्या करता है, तो याद रखिएगा, ये फरमान ये जारी करता है कि बंगाल के सूबेदार को नवाब का पद देता है। क्या करता है? नवाब नियुक्त कर देता है, अर्थात नवाब का पद प्रदान कर देता है। 1733 में बंगाल के सूबेदार शुजाउद्दीन था। और याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, तो वो शुजाउद्दीन था। कौन था? शुजाउद्दीन था। बंगाल का प्रथम नवाब कौन? शुजाउद्दीन था। याद रखिएगा, क्योंकि 1733 में शुजाउद्दीन होता है, इसके पश्चात बंगाल का प्रथम नवाब वही होता है। फिर देखिएगा कि 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था वो सरफराज, कौन था? सरफराज था। यह शासक बनता है, और सरफराज जब शासक बनता है तो याद रखिएगा कि सरफराज शासक तो बनता है, लेकिन सरफराज की हो जाती है हत्या। क्लियर? अब होता क्या है कि सरफराज अयोग्य था, भोग विलास में लगा हुआ रहता था, विलासितापूर्ण जीवन बिताता था। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, और गिरिया कहे तो राजमहल, राजमहल कहे तो ये वर्तमान का बिहार का जो भागलपुर का एरिया है, ये राजमहल क्षेत्र होता है। तो गिरिया का युद्ध होता है, और इसी गिरिया का युद्ध में अलीवर्दी खान
इस सरफराज की हत्या कर देता है और सरफराज की हत्या करने के पश्चात अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। क्या बनता है? नवाब बनता है। और याद रखिएगा, इसी के साथ आज लेते हैं विदा, होंगे कल ठीक अलीवर्दी खान के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।